Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पहले 2 लेक्चर हुए थे ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, उसमें हमने कैंसर की इंट्रोडक्शन देखा था, मेटास्टेसिस देखा था, वार्निंग साइन देखे थे, ग्रेडिंग और स्टेजिंग देखी थी। फिर उसके बाद में हम ट्रीटमेंट, डायग्नो बायोप्सी देखी थी, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने सर्जरी के बारे में, सर्जरी के टाइप के बारे में, फिर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आप सभी जानते होंगे कि बोन मैरो का क्या काम होता है। बोन मैरो बेसिकली क्या होता है? बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में जो स्पंजी टिश्यू होते हैं और उसी को बोन मैरो कहते हैं। और इनका जो काम होता है बेसिकली वो होता है हमारी ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। रेड ब्लड सेल्स हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, यदि ये अपना काम कम कर देंगी या बंद कर देंगी तो जो उन सेल्स का काम है, जैसे न्यूट्रोफिल्स का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से लड़ना। और जैसे प्लेटलेट का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, जो इनके मेजर काम है। यदि बोन मैरो किसी तरीके से कमजोर हो गई तो क्या होगा? ये सेल प्रोड्यूस नहीं होंगी, और ये सेल प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे शरीर में ना तो रक्त का थक्का जम पाएगा और हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो पेशेंट के इन्फेक्शन से या फिर ब्लीडिंग से ही एक्सपायर कर जाएगा। तो कैंसर में क्या होता है? कीमोथेरेपी हम देते हैं। तो एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, नाडिर करके। उसमें क्या होता है कि वो लोवेस्ट काउंटिंग हो जाती है। किसकी लोवेस्ट काउंटिंग हो जाती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की। तो उस पीरियड को बोलते हैं नेडिर, NADIR। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि जो सेल्स कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की वजह से जो सेल्स, जो हमारी बोन मैरो थी, जिसकी वजह से हमारी ये डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग कम हो गई थी, वो वापस से ग्रो कर सके और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन रह पाए और पेशेंट को इन्फेक्शन कम से कम हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बोन मैरो। इसमें क्या करते हैं? जो स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल का काम ही होता है इन जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट को प्रोड्यूस करना। स्टेम सेल्स को हम रिप्लेस करते हैं और जो कि डेस्ट्रॉय हो चुकी हैं हाई डोज कीमोथेरेपी से और रेडिएशन थेरेपी से। तो ये जनरली बीएमटी का इंट्रोडक्शन देख लिया। इसका एक और नाम है पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो यदि ये नाम आए तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, PBSCT। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस किस कौन डोनर हो सकता है, जो स्टेम सेल का डोनर कौन हो सकता है, उसके बेस पे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है एलोजेनिक, दूसरा सिंजेनिक और तीसरा होता है ऑटोलोगस। ये नाम से ही पता चल रहा है। एलोजेनिक वाले कंडीशन में हम किसकी बोन मैरो ले सकते हैं? जैसे कोई सिबलिंग है, कोई भाई बहन है, या फिर पेरेंट्स है, या फिर कोई अनरिलेटेड पर्सन है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑटोलोगस बोन मैरो, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, सॉरी। दूसरा है सिंजेनिक। सिंजेनिक में हम क्या क्या लेते हैं? कोई आइडेंटिकल ट्विन है तो उसकी जो बोन मैरो होती है वो डोनर के रूप में हम लेते हैं। तो उस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन को हम बोलते हैं सिंजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तीसरा हम ऑटोलोगस। ये तो सबसे रेयरेस्ट होता है और ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें हम क्या करते हैं? जो पेशेंट होता है उसी की बोन मैरो, ताकि बाद में फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले, इसलिए हम पेशेंट की बोन मैरो को हम रिजर्व रख लेते हैं। एक प्रोसीजर में आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेप के तहत बोन मैरो को रिजर्व रखते हैं, रिजर्व रख लेते हैं। और जब उसकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हो चुकी होती है, उसके बाद हम उसमें वापस से बोन मैरो सेल्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ताकि आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कम देखने को मिले और इजीली पेशेंट की बॉडी उसको अडेप्ट कर पाए और तुरंत वो अपना काम स्टार्ट कर दे, जो बोन मैरो का काम होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोसीजर इसमें लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में। सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में हम कंडीशनिंग करते हैं, कंडीशनिंग के बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं और लास्ट में हम देखते हैं एनग्राफ्टमेंट। तो एक एक स्टेप को समझते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली हम ब्लड पेशेंट का जो सेंट्रल लाइन डालते हैं उससे ब्लड ले सकते हैं और आफ्टर आफ्टर स्टेम सेल सेपरेशन ब्लड को वापस से उसकी बॉडी में जो रिमेनिंग पार्ट होता है ब्लड का वो हम वापस से पेशेंट की बॉडी में भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग। इसमें 4 to 6 आवर्स का टाइम लगता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एफेरेसिस। एफेरेसिस एक मशीन होती है, वो इनको बाइफरकेट कर देती है और फिर हम जो ब्लड पार्ट होता है उसको वापस पेशेंट के अंदर और जो स्टेम सेल्स होती है उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशंस बनाना जैसे कोई मैलिग्नेंट सेल्स हैं बोन में या कहीं पर भी हमारी बॉडी में, तो मैलिग्नेंट सेल्स को उस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम हाई डोज कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देंगे। इससे 2 काम होते हैं, एक तो जो कैंसर सेल होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, तो बॉडी में जो स्टेम सेल जाएंगी उनके लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट होगा। तो एक तो ये हाई डोज देंगे और दूसरा एक इम्यूनोसप्रेशन भी करती है। जो हाई डोज को कीमोथेरेपी हम देते हैं तो वो इम्यूनोसप्रेशन भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो बॉडी क्या है, हमारी इम्यूनिटी यदि बहुत ज्यादा उस टाइम पे वो रहेगी तो जो फॉरेन बॉडी होती है दूसरी जो हमने स्टेम सेल रिजर्व की हुई है हो सकता है उनको पहचान ना पाए और उनके अगेंस्ट ही इम्यूनिटी काम करने लग जाए। तो इस जो ये कंडीशनिंग होती है वो एक तरीके से कंडीशन पैदा कर देती है कि उस टाइम पे इम्यूनोसप्रेशन रहेगा तो हम जो स्टेम सेल उसको देंगे उसमें वो अपनी प्रतिरोध ना करे और धीरे धीरे वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है। तीसरी चीज ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हम जो स्टेम सेल्स होती हैं जिसको सेम एज जैसे हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं या तो सेंट्रल कैथेटर से या फिर आईवी लाइन से भी हम स्टेम सेल्स को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा स्टेप ट्रांसप्लांटेशन। चौथा स्टेप होता है एनग्राफ्टमेंट। एनग्राफ्टमेंट का मतलब क्या है कि यदि जब हमने स्टेम सेल ट्रांसफर कर दी उसमें 2 to 5 वीक्स का टाइम लेता है। यदि पेशेंट की WBC काउंट या RBC काउंट, प्लेटलेट काउंट ये बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हो गया है और बोन मैरो जो स्टेम सेल हमने उस पेशेंट की वापस बॉडी में डाली है वो अपना काम स्टार्ट कर चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने 4 स्टेप देखे, हार्वेस्टिंग देखी, कंडीशनिंग देखी, ट्रांसप्लांटेशन देखा और चौथा एनग्राफ्टमेंट देखा। ये स्टेप्स के बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये टाइप के बारे में पूछ सकता है कि ऑटोलोगस में कौन होता है, कौन डोनर होता है, एलोजेनिक में कौन डोनर होता है, इस तरीके से। लास्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस देखो बहुत सारी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है फेलियर टू एनग्राफ्टमेंट, जो हमारा चौथा स्टेप था एनग्राफ्टमेंट। एनग्राफ्टमेंट में क्या हो रहा था, वापस से WBC, RBC और प्लेटलेट की काउंटिंग बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये इसका कॉम्प्लिकेशन है यदि वो काउंटिंग नहीं बढ़ रही है 2 to 5 वीक्स के बाद भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर फेल हो गया है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। अब देखो इसमें ग्राफ्ट हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, अब चाहे वो सिबलिंग की हो सकती है और ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी जो क्लाइंट होता है उसकी बॉडी स्टेम सेल्स को पहचान नहीं पाती है और वो एक तरीके से इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है और वो उसी के अगेंस्ट ही हमारी इम्यूनिटी पैदा होने लग जाती है। जो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी थी पेशेंट के अंदर वही इन सेल्स को नहीं पहचान पाती और वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट होती है। मतलब वो जो न्यू स्टेम सेल्स होती हैं उनको ग्रो नहीं करने देती और इस प्रोसीजर को सफल नहीं बनाने देती। ये इस कंडीशन में होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी है उसको और सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमने जो न्यू स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की है वो थोड़ा सा टाइम लेके एनग्राफ्टमेंट उसमें स्टार्ट हो। तीसरा हेपेटिक वेनो ऑक्लूसिव डिजीज, इसका दूसरा नाम है साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। पहले हेपेटिक वेनो ऑक्लूसिव डिजीज बोलते थे, अब साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है
कि जो लीवर की जो वेन्यूल्स होती है, हेपेटिक जो वेन होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्लूजन आ जाता है। ऑक्लूजन मतलब उसमें कुछ रुकावटें आ जाती हैं। क्यों आ जाती है रुकावटें? यदि हमने कीमोथेरेपी में साइक्लोफॉस्फेमाइड इस तरह की हाई डोज दी है तो उस जो हेपेटिक वेन में ऑक्लूजन आ जाता है। हेपेटिक वेन में ऑक्लूजन आएगा तो थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस लगाओ, क्या क्या चीजें हो सकती है। यदि उसमें यदि लीवर प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे लीवर की एनाटॉमी है वहां पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे पेशेंट में असाइटिस होने लग जाएगा, मतलब पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। और भी कई सारी चीजें स्टार्ट होने लग जाती हैं। जॉन्डिस, लीवर अफेक्ट होगा तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, बिलीरुबिन वगैरह प्रॉपर वो नहीं हो पाएगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो जॉन्डिस जैसे सिम्टम भी देखे जा सकते हैं। तो ये इसका अर्ली डिटेक्शन ही इसका ट्रीटमेंट है हेपेटिक ऑक्लूसिव डिजीज का। बाद में फिर वो लीवर ट्रांसप्लांट और ये सब की नौबत आ जाती है तो वो एक बहुत ही टिपिकल प्रोसीजर होता है। इसलिए इसको पहले ही, यदि पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, यदि पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, यदि एसाइटिस वाली उसका पेट फूला फूला है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्युमुलेशन वाली शिकायत हो रही है तो तुरंत उसको डॉक्टर को बताना चाहिए। ये इस डिजीज का सूचक है, इस डिजीज के साइन एंड सिम्टम है। तो आज जो हमने देखा, सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का इंट्रोडक्शन देखा। दूसरा हमने देखा कि एलोजेनिक, सिंजेनिक, ऑटोलोगस, तीन जो टाइप देखे। फिर हमने प्रोसीजर में हमने 4 स्टेप देखे। हार्वेस्टिंग देखा, कंडीशनिंग देखा, ट्रांसप्लांटेशन देखा और लास्ट एनग्राफ्टमेंट देखा। फिर हमने कॉम्प्लिकेशन देखे, फेलियर टू एनग्राफ्टमेंट, हेपेटोवेन ऑक्लूसिव डिजीज और एक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे लेकिन करेंगे जो अच्छा करेंगे। तो आपको लेक्चर सुन के याद हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।